नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय एजुकेशन पर फिर से एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पिछले बैच में एक बैच हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ में हम लोगों ने 4 पिलर में सब्जेक्ट को बांटा था। जिसमें पहला पिलर जिसमें हम लोगों ने इसके टर्म्स और इसके जो टर्म्स रहते हैं वो, दूसरे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दूसरे में डिस्कस किया था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरे में हम लोगों ने देखा था थर्ड पिलर, जिसकी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो लॉ होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन जिस तरह से होता है, पोल्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। चौथे पिलर को हम लोगों ने जाना था, वो क्या था, मिसलिनियस क्वेश्चन जैसे एग्रीकल्चर। इस तरह से हम लोगों ने सिलेबस को चार पिलर में डिवाइड किया था, 4 पिलर में डिवाइड किया था। हम लोगों ने ये भी कहा था क्या, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व पहले पढ़ेंगे। क्यों पहले पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे पास जब नेशनल पार्क का डेटा होगा, इस बात का वादा भी मैंने किया था कि मैं आपको सारे नेशनल पार्क सारे राज्यों के कहाँ पर स्थित हैं, उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक सब पढ़ा दूंगा, इस बात का मेरा वादा था। उसके बाद में मैं आपको टर्म्स के साथ में, यानी दूसरे पिलर के बाद पहला पिलर जैसे इकोटोन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोम क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा के फिर हम लोग थर्ड पिलर में, यानी प्रोटेक्शन जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी हम लोग सेकंड पिलर में ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि शुरुआत कर रहे हैं इस कोर्स की, और आपका बहुत बहुत इस कोर्स पर स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और जबरदस्त क्लास को शेयर करिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस कोर्स को इतना बेहतरीन तरीके से मैं खत्म करूंगा कि आपको किसी भी समस्या का, खासकर इस विषय में तो आपको किसी भी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि देखिए प्रोटेक्टेड यानी प्रोटेक्ट करना है। भाई किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल पार्क को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन प्रजातियों को नष्ट किया जा रहा है या प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ेंगे, लेकिन एक बात क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ भारत में थोड़ी ना होगा, सिर्फ भारत में थोड़ी ना होगा, सिर्फ भारत में थोड़ी ना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ भारत में थोड़ी ना होगा, सिर्फ भारत में थोड़ी ना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ होगा? प्रोटेक्टेड एरिया तो पूरी पृथ्वी पे होता है। क्यों होता है पूरी पृथ्वी पे? क्योंकि भाई पूरी पृथ्वी पे ही तो इन्वायरमेंट चेंज होता है, पूरी पृथ्वी पे ही तो पोल्यूशन होता है। ये कोई मेरे भारत देश का मसला थोड़ी ना है, सिर्फ ये देश का, पूरे विश्व का मसला है। इसलिए इस पर जाहिर सी बात है कई सारी वैश्विक संस्थाएं बनेंगी। वैश्विक संस्थाओं में सबसे पहले जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है आयुशियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आयुशियन क्या है? इंटरनेशनल फुल फॉर्म भी स्टेट पीसीएस में तो ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी जो फाउंडिंग डेट थी वो क्या थी, 5 अक्टूबर 1948। 5 अक्टूबर 1948 दिमाग में डाल दीजिए, घुसेड़ दीजिए दिमाग में। आयुशियन की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मोटो क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। पूछ लेते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत जरूरी नहीं लगता है क्योंकि अभी तक शायद ही कोई एग्जाम में पूछा गया हो। तो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम में आप ये भी पूछ लेते हैं कि भाई 5 अक्टूबर उनको भी ये कब फाउंड किया था, तो 5 अक्टूबर को फाउंड किया गया था। आयुशियन का क्या काम क्या है? आयुशियन का काम क्या है? इसमें एक कीवर्ड है कंजर्वेशन। जाहिर सी बात है कंजर्व करेंगे। कंजर्व करने के लिए पहले हम लोगों ने कल ही जाना था कि एक ऐसी संस्था है, ये कैसी संस्था है? ये एक ऐसी संस्था है जो हम लोगों को डेटा प्रोवाइड कराएगी, इसी संस्था से हमको पता चलेगा कि कौन सी प्रजाति बहुत खतरे में है, कौन सी प्रजाति उससे कम खतरे में है, कौन सी प्रजाति उससे कम खतरे में एक्सटिंक्ट है, कौन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये शब्द बहुत सुना होगा आपने, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव जंतु है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मैं आपको फिर से एक वादा करूंगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली ये लिस्ट मैं आपको इतना रटा दूंगा कि जैसे भी एग्जाम में आएगा आप खट से तुरंत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आप तुरंत बता देंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो लोकेशन है, यानी इसका जो यहाँ ये फाउंडेड हुई थी स्विट्जरलैंड में हुई थी। मेंबर इसके
जाहिर सी बात है भाई, आयुष्यन एक संस्था है और इसकी हेल्प करने के लिए कई सारी संस्थाएं होंगी, कई सारे एनजीओ होंगे। आयुष्यन अकेले इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती पूरी पृथ्वी का, तो उसके लिए जैसे डिवाइड होते कई सारी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे एनजीओज काम करते हैं। एनजीओ का काम बहुत क्षेत्रों में होता है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में एनजीओ का काम होता है, जैसे ग्रेटा थुनबर्ग का आप स्वीडन का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, वो भी एक एनजीओ के माध्यम से ही वो बहुत ही एक्टिव थी। और इस तरह से सारी जो संस्थाएं हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए योगदान करती हैं। तो आयुष्यन हम लोगों ने जाना, आयुष्यन क्या करती है, आयुष्यन हमको बताती है। हमको पता कैसे चलेगा कि हम कोई जानवर देख रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा इसको संरक्षित करना है, इसको सुरक्षित करना है, आयुष्यन बताएगी। आयुष्यन बताएगी कि इसकी संख्या इतनी कम रह गई है, ये खत्म हो जाएगा, अगर ये खत्म हो गया तो मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पे ये पृथ्वी एक चक्र पे काम करती है। पर्यावरणीय चक्र हुआ, सोलर चक्र हुआ, ये सारे कार्बन साइकिल, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल पे काम करती है। अगर जो प्रजातियां हैं वही विलुप्त होने लगेंगी तब फिर हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो साइकिल भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयुष्यन। आयुष्यन के बाद में हम लोग आयुष्यन कौन कौन से चीजों पे काम करता है, आयुष्यन याद रखिएगा। देखिए मैं आपको फिर से कहता हूं कि रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, दिमाग में चीजें ऑटोमेटिक घूमने लगेंगी। क्या पढ़ा था, आयुष्यन 5 अक्टूबर 1948, ठीक है। अब आगे देखेंगे किस पे काम करता है, बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। क्लाइमेट चेंज पे भी काम करता है, यानी क्लाइमेट सीधी बसी बात है, पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन होगा। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ में हेल्प करता है। फॉरेस्ट, जंगल का डेटा, जेंडर, ग्लोबल पॉलिसी, गवर्नेंस एंड राइट्स, मरीन एंड पोलर सिस्टम, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, साइंस एंड इकोनॉमी, वाटर स्पीसीज, वर्ल्ड हेरिटेज, यानी जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं सब पर आयुष्यन की नजर रहती है। अब आयुष्यन की कुछ डिटेलिंग लेंगे। आपको मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि इसका कब हुआ था, ये कब बना था, 1948 में। कब बना था, जहन में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में रख लीजिएगा। हिंदी वालों, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका काम क्या होता है, डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी, एजुकेशन, यानी आपको बताना कि भाई ये पशु, ये प्रजाति संकट में है। कैसे पता चलेगा आपको ये संकट में है, आप जब आयुष्यन की रेड लिस्ट देखेंगे। आयुष्यन की एक किताब जिसको रेड डेटा लिस्ट बोलते हैं, इसमें आयुष्यन ने अलग अलग प्रजातियों को जिस तरह से वो संकटापन्न है या संकटग्रस्त है उनको डिवाइड करके रखा है। जैसे इंडेंजर्ड हुआ, नियर थ्रेटन हुआ, जो संकटपन होने वाली अभी वो सही मात्रा में चल रही हैं। 1400 इसके गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल संगठन हैं, जैसे एनजीओज हुआ और गवर्नमेंटल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र में आयुष्यन को पर्यवेक्षक और परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में पूछा जाएगा सवाल, क्या ये यूएन का पार्ट है? नहीं, यूएन में इसको ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस, पर्यवेक्षक और परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त है। और सीधी सी बात है ये कि भाई जब हम इन्वायरमेंट बचाएंगे, जब देशों को बचाएंगे, जब प्रजातियों को बचाएंगे तो पैसे की तो आवश्यकता होगी। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा सब कुछ, जितने एनजीओ हैं, जितने लॉ हैं, सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम लोग 3-4 पिलर में। तो इट वॉज इन्वॉल्व्ड इन इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र। भाई निगरानी भी करना पड़ेगा, फंड की भी आवश्यकता होगी। तो आयुष्यन का किसमें योगदान है इस्टेब्लिश करने में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, क्या कहेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, याद करना है सब कुछ आपको। अब हम लोग क्यों इतना इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, क्यों भाई यूपीएससी की परीक्षा पूछती है, क्यों भारत में इतना पूछा जाता है, क्यों और क्यों, इसका जवाब इस लाइन में मिलेगा आपको। इसका जवाब है भारत 2.4% भूमि के साथ, भारत के पास जो पूरी विश्व के भूमि का हिस्सा है वो 2.4% है, लेकिन सभी दर्ज प्रजातियां, यानी पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां हैं
उसके 7 से 8% यानी लगभग पूरे विश्व का एक दशक हिस्सा भारत में पाया जाता है। पौधों की इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, 45,000 से अधिक प्रजातियां हो भी क्यों ना। आप देखते हैं वेस्टर्न घाट में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, अंडमान निकोबार क्षेत्र में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो भारत में हम लोग इन्वायरमेंट को किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत पर्यावरण पर बेहिसाब निर्भर है। भारत में बहुत जैव विविधता पाई जाती है। जब जैव विविधता इतनी पाई जाती है तो संरक्षण करने की आवश्यकता होगी ही होगी। भारत को कब लगा कि मुझे संरक्षण करने की आवश्यकता है? भारत को लग गया 1969 में, 1969 1969 इंडिया बिकेम अ स्टेट मेंबर ऑफ आयुषियन, यानी आयुषियन का पार्ट भारत कब बना? 1969 में। आयुषियन ने जो रेड डेटा लिस्ट बनाई, यानी कि हम लोगों को जो संरक्षण करना है वो संरक्षण कौन से जीव को करना है, कौन से जंतु को करना है, कौन से प्लांट को करना है, इसको एक रेड डेटा लिस्ट बना दिया। जैसे लाल किताब होती है उस तरह से एक रेड डेटा लिस्ट बना दिया। वो वाली लाल किताब नहीं, ये लाल किताब आपको बताती है कि संरक्षण क्या करना है, कंट्री को कहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी कंट्री में कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन खत्म होने वाला है, कौन बचा है, कौन खत्म होने के कगार पर है। तो वर्ल्ड मोस्ट कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो सीरीज ऑफ रीजनल रेड लिस्ट होती है तो ये कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन का द्वारा मिलकर बनाई जाती है और आयुषियन की रेड डेटा लिस्ट में ये होती है। तो आयुषियन के देखिए एक्सटिंक्ट होते हैं, इन सारी कैटेगरी में बांट रखा है। ये कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी है कि ये कैटेगरी दी गई हुई हैं आपके घटते क्रम में, यानी एक्सटिंक्ट यानी बहुत प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थोड़ा सा कम। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है कि 10 साल में 90% गायब हो गए, 10 साल में 90% प्रजातियां गायब हो गई, एक प्रजाति गायब हो गई तो उसको डाल देंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। इंडेंजर्ड में 10 साल में 70% गायब हो गई। वल्नरेबल 10 साल में 50% अगर प्रजाति गायब हो गई, वल्नरेबल में डाल देंगे। नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न। अब तो पता चल गया कि कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन सा डेटा ये डालती है, किस तरह से डालती है, लेकिन ये किस मैप पे यानी किस तरह से काउंट करती है कि ये प्रजाति जो है वो खतरे में है। तो इसके 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हैं। वो क्या है? नंबर 1 कि किसी प्रजाति की जनसंख्या दर में गिरावट, उसकी भौगोलिक सीमा कितनी है, क्या वो प्रजाति पहले से छोटी आबादी में है। हो सकता है कि वो प्रजाति पहले से ही छोटी आबादी में हो, तो हम लोगों को संरक्षण करने पे ध्यान देना है। तो क्या वो पहले से छोटी आबादी में है? क्या प्रजातियों की आबादी बहुत कम है या प्रतिबंधित क्षेत्र में रहते हैं? क्या मानव ने वहाँ पे आवास बनाना, इतना आवास बना डाला कि प्रजातियों की आबादी बहुत कम हो गई? क्या परिणाम जो दिखाते हैं, यानी कोई परिणाम आया इन सब से, तो क्या उसके विलुप्त होने की उच्च संभावना को इंगित करते हैं? यानी क्या आपको लगता है कि ये आगे आने वाले समय में गायब हो जाएंगे? वल्चर बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए। वल्चर को डाइक्लोरोफिलाइन जो उसकी गोली थी उसकी वजह से वल्चर्स को एक बीमारी होती थी जिससे उनकी गर्दन लटक जाती थी। अब जब वही गायब हो जाएंगी तो जो जीव जंतु मरने के बाद अपशिष्ट खाने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे वल्चर हुआ, जब यही खत्म हो जाएंगे तो अपशिष्ट का क्या होगा? अपशिष्ट सड़ जाएगा। अपशिष्ट सड़ने से इतनी सारी भयानक दुष्प्रभाव पड़ेंगी, इतनी सारी बीमारियां होंगी। जैसे आप देखते हैं कि कोई गाय रोड पे पड़ी है या फिर कोई जीव जंतु जिसकी डेथ हो गई या फिर किसी कारण से जो खत्म हो गया, एक्सीडेंट से खत्म हो गया, कुछ दिन आप देखते हैं कि कुछ दिन वो रोड पर है, उसके बाद अपने आप ही उसको आप नहीं देखते हैं, अपने आप ही वो चला जाता है। तो कैसे चला जाता है? यही इसी वजह से चला जाता है क्योंकि उसको खाने वाले जीव जंतु मौजूद हैं। अगर वो नहीं होंगे तो भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आयुषियन की जो रेड लिस्ट है वो 9 ग्रुप में बांट दी गई है। 9 ग्रुप में बांट दी गई, यानी आयुषियन बांट दिया है 9 ग्रुप में बांट दिया है। जैसे एक्सटिंक्ट वे प्रजातियां जो 50 वर्षों से अपने आवास में नहीं देखी गई हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वन से विलुप्त वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों एवं चिड़ियाघरों में संरक्षित किया गया है। चीता की बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी और इस वीडियो में भी मैं कहना चाहूँगा कि चीता 1952 से एक्सटिंक्ट हो गया था, यानी
भारत में 50 वर्षों से चीता नहीं देखा गया था, इसलिए चीता एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गया था। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है, मैंने आपको बताया 10 साल में 90% तक खत्म हो गया, 10 साल में 90% कम खत्म हो गया, या 10 साल में 90% खत्म, 10 साल में 90% खत्म, 90% खत्म, या 250 से कम। भाई ये भी तो देखेंगे कि करंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि 10 साल का इंतजार करेंगे कि 90% खत्म हो जाए। 250 से कम, 3 साल में 25% की कमी है तो 3 साल में 25% कम हो गए तो और या ये तो काहे में आ जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाएगा। तो देखिए ये इस लिस्ट में बांट दिया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाएगा। अब इंडेंजर्ड क्या होता है, 10 साल में 70% की कमी हुई हो, 10 साल में 70% की कमी हुई हो। पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, पढ़ना पड़ेगा दोस्त, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जमकर पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या में विगत 10 वर्षों में 70% की कमी हुई हो। मैंने आपको बताया था क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 10 साल में 90% की कमी गई हो, 250 से कम हो गया हो, 3 साल में 25% की कमी हुई हो। इंडेंजर्ड में क्या है, 10 साल में 70% की कमी हुई हो, या 2500 से कम हो, या 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी देखी गई हो। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में भी डाल दिया जाएगा, यानी जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंचने वाले हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं, तो उसमें क्या होगा, 10 साल में 50% की कमी हुई हो, 10 साल में 50% की कमी हुई हो, या 10,000 से कम हो उनकी जनसंख्या, वर्तमान में उनकी जनसंख्या 10,000 से कम हो, तथा 10 वर्ष में 10% की कमी दर्ज की जा रही हो। नियर थ्रेटन्ड क्या होगा कि इंडेंजर्ड में मतलब पहुंचने हो सकता है पहुंच जाएं, भविष्य में पहुंच जाएं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं, तो इनको बहुत कंजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आयुष्मान इस तरह से बांटता है कि किसको कंजर्व करने की आवश्यकता है, कौन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा रहा है, कौन कम नियर थ्रेटन जैसे संकटपन में जा रहा है, कौन वल्नरेबल में जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या था, 10 साल में क्या था, 10 साल में 90%, याद रखना है आपको, 10 साल में 90%। इंडेंजर्ड में क्या था, 10 साल में 70%। ठीक है, इंडेंजर्ड में था 10 साल में 70%। वल्नरेबल में क्या, वल्नरेबल में 10 साल में 50%, 10 साल में 50%, याद रखिएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या, 250 से कम, 250 से कम। इंडेंजर्ड में क्या, 2500 से कम हो गई हो। वल्नरेबल में क्या, वल्नरेबल में क्या, 10,000 से कम हो गई हो, याद रखिएगा। फिर लीस्ट कंसर्न, इस तरह से आयुष्मान ने डिवाइड करके रखा है, जो जितना नीचे चलता चला जाएगा, नियर थ्रेटन के बाद लीस्ट कंसर्न, उससे कम, उसको कम संरक्षण की आवश्यकता है। डेटा डेफिशिएंट यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं, या नॉट इवेल्यूटेड, आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। अब आयुष्मान ने एरिया के अकॉर्डिंग, ये तो स्पीशीज की बात हो गई, अब आयुष्मान ने एरिया के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया को बांट रखा है कि किसको कितना प्रोटेक्शन देना है और किसको कितना नहीं देना है। तो सबसे ये देखिए, जितना नीचे चली जा रही है लिस्ट, यानी कैटेगरी जितनी नीचे चली जा रही है, प्रोटेक्शन का लेवल भी उतना ही नीचे चला जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस किस में होगी, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत, कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। वाइल्डनेस एरिया, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा कंजर्व या फिर बहुत प्रोटेक्शन लगाया जाएगा। कैटेगरी सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, कैटेगरी सेकंड ऑफ आयुष्मान, जिसमें नेशनल पार्क को डाला गया है। अब देखिए, इनसे तो कम संरक्षण, इनसे तो कम प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी इसको, लेकिन इन सब से ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी इसको। कैटेगरी थर्ड में क्या डाला गया है, नेचुरल मोन्यूमेंट और फीचर। कैटेगरी फोर्थ में हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट, कैटेगरी 4 में हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट, याद रखिएगा। स्पीशीज मैनेजमेंट क्यों, देखिए देखा था हम लोगों ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है, इसमें एक स्पीशीज को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें एक स्पीशीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट हो जाएगी, कैटेगरी 4 का पार्ट हो जाएगी। कैटेगरी 5 क्या हो गई, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, यानी एक बड़ा भूदृश्य एरिया, जैसे क्या,
बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। कैटेगरी 6 क्या होगी, प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैटेगरी 6 इसमें कम्युनिटी रिजर्व यानी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी सस्टेनेबल रखना है। सतत विकास लक्ष्य आप लोग पढ़ते होंगे, 17 SDG पढ़ते होंगे कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको 2030 में पूरा करना है, 2030 में हमको पाना है, ठीक है। उसी तरह से सस्टेनेबल यूज मतलब कि इतना इस्तेमाल करें कि अगली पीढ़ी के लिए भी बचे और बचा रहे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो गांधी जी ने एक कोट भी डाला था, गांधी जी ने कहा था कि लालच के लिए धरती मतलब लालच के लिए ये धरती भरण पोषण के लिए तो पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सस्टेनेबल यूज मतलब जितनी आवश्यकता है उसकी की जाए। तो इसमें कम्युनिटी का यूज करके इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब जैसे हम लोगों ने देखा, अब भारत की बात आ गई। भारत ने 4 मेजर कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया यानी भारत ने क्या लिया है, भारत ने 4 मेजर, आयुष्मान से सब नहीं ले पाया, सब कैसे ले लेते। भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में अगर हम किसी जगह को इतना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम लोगों का टूरिज्म भी चला जाएगा, हम लोग उसको कैसे भी बचाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन इतना हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो ऊपर के 2 थे यानी 1A और 1B वो भारत ने नहीं एक्सेप्ट, भारत के में नहीं है। लेकिन भारत में फिर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, आपने देखा था कि आयुष्मान का जो प्रोटेक्टेड एरिया था उसमें क्या था, उसमें था सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था नेचर रिजर्व, रिस्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, वाइल्डनेस एरिया यानी सेकंड यानी कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क था। तो भारत ने अगर नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 को पहले अपनाया है तो आप देखिए नीचे क्रम में जाते जाते इसकी प्रोटेक्शन एरिया यानी प्रोटेक्शन जो लेवल था वो कम होता चला जा रहा था। तो भारत में अगर नेशनल पार्क को अपनाया गया यानी कैटेगरी 2 को पहले अपनाया गया है तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन को जरूरत किसको होगी, नेशनल पार्क को। सबसे ज्यादा कंजर्व कहां पे किया जाएगा, नेशनल पार्क में। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टनेस कहां लगेगी, नेशनल पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। कैटेगरी 4 क्या थी, हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे हम लोगों ने बताया कि हैबिटेट स्पीसीज यानी जीव जंतुओं का आवास, जीव जंतुओं को संरक्षण करने की आवश्यकता। तो भारत ने कौन सी कैटेगरी ली, पहले सबसे प्रोटेक्शन में आया नेशनल पार्क, कैटेगरी 2 का हिस्सा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 का हिस्सा, याद रखिएगा। कम्युनिटी रिजर्व हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी सस्टेनेबल सतत विकास को यानी सतत यूज के साथ करना है तो कैसे करेंगे, कम्युनिटी को लाना पड़ेगा साथ में तभी कर पाएंगे। तो कम्युनिटी रिजर्व लिया है हम लोगों ने कैटेगरी 6 से। कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी 5, कंजर्वेशन रिजर्व यानी एक बड़ा सा एरिया जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये किस में आ जाएगा, कैटेगरी 5 में आ जाएगा। तो याद रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ में आएगा, आयुष्मान की कैटेगरी 5 में आ जाएगा। कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 में आ जाएगा। नेशनल पार्क जो सबसे ज्यादा जिसको रेस्ट्रिक्टनेस जिस पे लगेगी वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। फर्स्ट ए फर्स्ट बी हम लोगों ने नहीं लिया है, नेशनल पार्क लिया है। नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिया है, वो किस में आएगा, कैटेगरी 4 में आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 में आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी 5 में आ जाएगा। इसके अलावा भारत ने बायोडायवर्सिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी लिया है, लेकिन ये आयुष्मान के उस प्रोटेक्शन एरिया में नहीं था, इसलिए हम लोगों इसको अलग से इसको बनाया है। तो ये जो 4 कैटेगरी जितनी कैटेगरी हैं वो हम लोग किसमें प्रोविजन दिया गया है। हम लोगों ने एक लॉ बनाया था, कौन सा लॉ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था सिलेबस पढ़ा था, सिलेबस को 4 पिलर में बांट के पढ़ा था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि आयुष्मान क्या होता है, आयुष्मान कब फाउंड किया गया था, इन्वायरमेंट क्यों हमारे लिए जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि 2.4% लैंड के साथ में 7 to 8% रिकॉर्डेड स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें 45,000 प्लांट की, 91,000 एनिमल की पाई जाती हैं। आयुष्मान कब फाउंड किया गया था, 5 अक्टूबर 1948 को। कितने मेंबर हैं, 1400 मेंबर हैं। आयुष्मान को यूएन में ऑब्जर्वर और कंसल्टेंट का दर्जा प्राप्त है। आयुष्मान को एस्टैब्लिश में रोल किसमें था, आयुष्मान ने किसमें इन्वॉल्व था एस्टैब्लिशमेंट में, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी फंड की, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी कंजर्वेशन मॉनिटर की, तो
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग, रेड डेटा लिस्ट जिसमें सारे दिए गए प्रजातियां कौन सी संकटग्रस्त हैं, कौन कम संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली या इंडेंजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1964 में बनी थी। लाल किताब कब बनी थी? 1964 में बनी थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भारत कब इसमें शामिल हुआ था? भारत कब इसमें शामिल हुआ था? 1969, याद रखिएगा 1969 में भारत इसमें शामिल हुआ था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद करिए, पहले बताइए क्या था? 10 साल में 90% कम, क्या था? 10 साल में 90% कम, 10 साल में 90% कम, 10 साल में 90% कम, या 250 हो गया हो, या फिर 3 साल में 25% कम। ठीक है, क्या था? देख लिया ना। अब इंडेंजर्ड क्या था? 10 साल में 70% कम, 2500 से कम, 5 वर्ष के अंदर 20% कम। आप इसको सीक्वेंस में ऐसे याद किए, 10 साल में 90% कम, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 10 साल में 70% कम, इंडेंजर्ड 10 साल में 50% कम, वल्नरेबल। तो इस तरह से, और ये देखिए हम लोगों ने किस तरह से एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें भारत के पास कैटेगरी 2 सबसे पहले नेशनल पार्क, उसके बाद कैटेगरी 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैटेगरी 6 कम्युनिटी रिजर्व, कैटेगरी 5 कंजर्वेशन रिजर्व, उसके साथ में 3 और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी था। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में आपको हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से, कहाँ से, लद्दाख से लगा के आपको तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, सब जगह के नेशनल पार्क आपको मैं याद करा दूंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कितने संरक्षण की आवश्यकता है। एलिफेंट रिजर्व सारे पढ़ा दूंगा, सारे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दूंगा, सारी रामसर साइट पढ़ा दूंगा, सारे जीव जंतु कहाँ पे कौन कौन पाए जाते हैं ये पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, इस बात का दावा है। इसी के साथ में स्वाध्याय एजुकेशन आपको यूं ही सारे कोर्सेज को फ्री में आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्वाध्याय एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।